Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss the question answers of our chapter number 10 from our An Alien Hand. From our book supplementary, that is An Alien Hand, and the name of our chapter is also the same, An Alien Hand. So let's start with the very first question. How does Tilu manage to find his way to the forbidden passage? अब जो टिल्लू है हमारी स्टोरी में वो कैसे अपना रास्ता बनाता है, वहाँ कैसे वो उस रास्ते पर जाता है जिस पर उसको जाने से मना किया गया है। फॉरबिडन पैसेज दैट मीन्स जिस पर जाने से मना किया जाता है, कोई ऐसा रास्ता है वहाँ पर जिस पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है, कोई गिने चुने लोग ही हैं जो वहाँ पर जा सकते हैं। तो वो कैसे टिल्लू जो है वो कैसे मैनेज करता है उस रास्ते पर जाने का। So while his father was enjoying a short rest at home, Tillu managed to get hold of his security card. अब जब उसके पापा टिल्लू के पापा घर पर थोड़ा आराम कर रहे थे तो टिल्लू किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लेता है अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड, जैसे कैसे करके मैनेज कर लेता है, ले लेता है। दैट मीन्स चुरा लेता है ना, उनकी नज़र से बचा के। So then, evading his watchful mother's eye, he made his way to the forbidden passage. फिर उसके बाद वो अपनी मम्मी से नज़र छिपाते हुए, वॉचफुल मदर्स आई दैट मीन्स जैसे मम्मा अपने बच्चों पे हमेशा नज़र रखती हैं कि बच्चा कोई शरारत तो नहीं कर रहा, शैतानी तो नहीं करता है ना, तो सेम वे उसकी मम्मी भी जो ऐसी थी कि उसको हर गलत काम के लिए टोकती रहती थी और गुस्सा करती थी। एंड कोई भी ऐसा स्टेप उसको नहीं लेने देती थी क्योंकि शायद उनको पता था कि टिल्लू की कहीं ना कहीं इच्छा है इस फॉरबिडन पैसेज पे जाने की, इस मना किए हुए रास्ते पर जाने की, तो इसलिए वो उस पर नज़र रखती थी। तो जो टिल्लू है वो अपनी मदर से नज़र बचा कर पहले तो वो क्या करता है, अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड अरेंज करता है जैसे कैसे, फिर उसके बाद मम्मी से नज़र बचाते हुए उस फॉरबिडन पैसेज पर चल पड़ता है। अब सिक्योरिटी कार्ड क्यों चाहिए था उसको, क्योंकि फॉरबिडन पैसेज है और किसी किसी लोगों के लिए ही वहाँ पर अलाउड था जाना, तो वो सिक्योरिटी कार्ड जिसके पास होता था बस वही उस रास्ते पर जा सकता था। तो इस तरह से उसने सिक्योरिटी कार्ड अरेंज किया और वो फॉरबिडन पैसेज पर चला गया। What did Tillu hope to see once he emerged from his underground home? अब आप सबको ये पता ही है कि टिल्लू जो है वो एक अंडरग्राउंड होम में रह रहा था ना, ज़मीन के नीचे बेसमेंट में उन लोगों के घर बने हुए थे। दे वर नॉट एबल टू लिव ऑन द सरफेस एरिया, जैसे हम लोग धरती पर रहते हैं, बट वहाँ पर क्या था, ये जो हमारी कहानी है ये है, आपको पता ही है कि मार्स पर रह रहे लोगों की है जो मंगल पर रह रहे हैं, और इमेजिनरी स्टोरी है जैसे कि, तो वहाँ पर वो सरफेस पे नहीं रह रहे थे, सरफेस के नीचे बेसमेंट एरिया में रहते थे, अंडरग्राउंड एरिया में आर्टिफिशियल कंडीशंस में। तो टिल्लू को क्या उम्मीद होती है कि जब वो इस फॉरबिडन पैसेज पर जाता है सरफेस एरिया की तरफ, जब वो अंडरग्राउंड एरिया से निकल जाता है तब उसको क्या उम्मीद होती है कि वो वहाँ पर सरफेस पर जाकर क्या देखेगा। Once he emerged from his underground home, Tillu hoped to see the sun if it was daytime or the stars if it was night. अब अंडरग्राउंड एरिया में रह रहे थे, वहाँ तो दिन रात का पता ही नहीं चलता कि दिन है या रात है, तो टिल्लू ये उम्मीद करता है कि अगर तो ये दिन का टाइम हुआ तो वो सन देखेगा वहाँ पर सरफेस एरिया पर जाकर, और अगर ये रात का टाइम हुआ तो उसको वहाँ पर स्टार्स देखने को मिलेंगे। So next question is there. Why did Tillu's father advise him not to try to reach the surface of the planet? अब टिल्लू के जो पापा हैं वो कैसे उसको एडवाइस करते हैं, क्या एडवाइस करते हैं, क्यों एडवाइस करते हैं कि उसको सरफेस एरिया पर नहीं जाना है, और जहाँ पर जिस प्लैनेट में वो रह रहे हैं उस प्लैनेट के सरफेस एरिया पर नहीं जाना है, क्यों उसको ऐसा समझाते हैं। सो टिल्लू's father advised him not to reach the surface of the planet because an ordinary person could not survive there. टिल्लू के पापा जो है उसको इसलिए ऐसा समझाते हैं कि उसे सरफेस एरिया पर नहीं जाना है, क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ पर एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक आम इंसान वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता। सो इसका रीज़न क्या था? द रीज़न फॉर दिस वॉज दैट द एयर एट द सरफेस वॉज टू थिन टू ब्रीथ, कि वहाँ पर जो हवा थी, जैसे हम लोग सांस लेते हैं इजीली सांस ले रहे हैं, है ना, बट वहाँ पर जो टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर जो एयर है इतनी थिन थी कि सांस नहीं ली जा सकती थी।
एंड मोर ओवर द टेम्परेचर वॉज सो लो दैट वन कुड फ्रीज टू डेथ, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम है वहाँ पर सरफेस एरिया पर कि कोई भी इंसान बर्फ़ की तरह जम जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है. सो दैट मीन्स temperature at the surface area was very low, or the air was also very thin that one could not easily breathe the air. So next question is there, what changes had occurred which forced the people to live in underground homes? अब ऐसी क्या चेंजेस हुई जिसके कारण लोग मजबूर हो गए अंडरग्राउंड एरिया में रहने के लिए? So the people were forced to live in underground homes because the sun, which had provided them with sustenance, had turned hostile. अब क्या चेंजेस आई थी कि जो सन था, जो सूर्य है, विच हैड प्रोवाइडेड देम विद सस्टेनेंस, जिसने पहले तो इन लोगों की सर्वाइव करने की जो वहाँ पर कंडीशंस बनाकर मेंटेन करके रखी हुई थी कि मतलब सन के कारण ही ये लोग वहाँ पर ज़िंदा रह पाते थे सरफेस एरिया में. दैट मीन्स आपको पता ही है कि हमारी जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक खाना ही है, अगर अब फूड की बात करते हैं, फील्ड्स की बात करते हैं, तो सब में सनलाइट का जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. तो जो सन है उसमें उसके टेम्परेचर में चेंजेस आई, तो जो एक ये जो सन जो पहले कभी किसी टाइम लोगों के सस्टेनेंस बनाए रखता था, सर्वाइवल बनाए रखता था सरफेस एरिया पे, इट हैड टर्न्ड होस्टाइल. अब वो बहुत ज़्यादा होस्टाइल हो गया था. होस्टाइल मतलब उसकी जो कंडीशंस थी वो ऐसी हो गई थी कि वो लोगों की ज़िंदगी के अगेंस्ट, सर्वाइवल के अगेंस्ट हो गया था. सो इट चेंज ओनली स्लाइटली. अब इसमें चेंज जो है वो तो बहुत ही स्लाइट सा आया, थोड़ा सा आया था, बट इट अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन द प्लानट. बट ये जो थोड़ा सा चेंज था उसी के कारण ही जो उस प्लानट पर जो नेचर का बैलेंस था वो बिगड़ गया. फर्स्टली द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, देन द एनिमल्स एंड फाइनली द फिशेस. सो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो जो बर्ड्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो गायब हो गए. दैट मीन्स डिसअपियर हो गए, ख़त्म हो गए, वहाँ पर बर्ड्स का नाम निशान ही नहीं था. फिर उसके बाद एनिमल्स ख़त्म हो गए, एंड देन फाइनली द फिशेस, और उसके बाद फाइनली फिशेस भी ख़त्म हो गई. एंड जैसे मानो कि टेम्परेचर इतना लो है कि पानी, फिश तो पानी में रहती है, तो पानी में बर्फ़ जम गई होगी, तो डैट मीन्स ऑल फिशेस वर डेड. तो वहाँ पर फिशेस भी सर्वाइव नहीं कर सकती थी. So this change, this slight change in the sun, it forced all the people to live underground homes, in underground homes. So next question is there, why was everyone in the control room greatly excited? अब जो कंट्रोल रूम है वहाँ जहाँ पर टिल्लू के पापा काम करते थे, रिपेयरिंग वर्क करते थे, मैकेनिक वर्क करते थे, सो वहाँ पर हर कोई एक्साइटेड क्यों था? Everyone in the control room was greatly excited as they had spotted a dot in an otherwise clear background on the TV screen, on the big TV screen. अब कंट्रोल रूम में एक बहुत ही बड़ा सा टीवी स्क्रीन लगी हुई थी जो ऑलमोस्ट जो है जिसका बैकग्राउंड जो है वो क्लियर रहता था. दैट मीन्स उसमें कुछ खास नज़र नहीं आता था, कुछ खास नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि जिसमें अगर कुछ चेंज होता था थोड़ा बहुत तो वही चीज़ें नज़र आती थी, अदरवाइज़ जैसे यूनिवर्स का, स्काई का या बैकग्राउंड है तो वही रहता था. सो वहाँ पर क्या हुआ कंट्रोल रूम में, अब अचानक से उन्होंने वहाँ पर एक डॉट देखा, एक स्पॉट देखा, स्पॉट कहो या डॉट कहो, लाइक स्पॉटेड अ डॉट मीन्स एक डॉट देखा, और स्पॉट कहेंगे तो वो एक डॉट के लिए वर्ड है, ठीक है. कुछ अचानक से उन्होंने उस स्क्रीन के ऊपर कुछ देखा जो कि डॉट लाइक था, छोटा सा डॉट की तरह दिखाई दे रहा था. एंड दे थॉट दैट इट वाज अ स्पेस क्राफ्ट कमिंग टुवर्ड्स देयर प्लानट. और अब उन्होंने सोचा, जो भी वहाँ पर कंट्रोल रूम में लोग थे उन सब लोगों ने क्या सोचा कि शायद ये कोई स्पेस क्राफ्ट है जो कि उनके प्लानट की तरफ आ रहा है. सो दैट्स वाई एवरीवन इन द कंट्रोल रूम वाज वेरी एक्साइटेड मतलब उन बहुत क्यूरियस थे जानने के लिए कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, क्या नहीं है, एंड सो ऑन. सो वॉज द स्पेस क्राफ्ट मैन्ड और अनमैन्ड? अब जो स्पेस क्राफ्ट था, अब ये तो क्लियर हो गया कि ये स्पेस क्राफ्ट ही था जो डॉट उन्होंने उस टीवी स्क्रीन के ऊपर देखी थी. तो
नाउ द क्वेश्चन वाज दैट कि ये जो स्पेस क्राफ्ट था वॉज इट मैन्ड और अनमैन्ड। मैन्ड मतलब इसमें कोई लोग थे, आदमी थे, या फिर बिना लोगों के था। हाउ डू यू नो इट। और अगर ये मैन्ड था तब भी आपको बताना है कि ये आपको कैसे पता, और अनमैन्ड था तब भी आपको बताना है कि आपको कैसे पता। सो द आंसर इज द स्पेस क्राफ्ट वॉज अनमैन्ड। दैट मीन्स इसमें कोई भी इंसान नहीं था। वी हैव कम टू नो अबाउट इट। अब इसका हमें क्यों पता चला, कैसे पता चला, बिकॉज द नंबर वन। अब नंबर वन क्या है यहाँ पर, डिफेंस इंचार्ज। वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको नंबर अलॉट किए हुए थे, तो जो नंबर वन था वो किसका था, डिफेंस इंचार्ज का। तो उसने जब प्रेसिडेंट ने सबके व्यूज़ पूछे तो नंबर वन ने क्या व्यू दिए अपने। ही टोल्ड द प्रेसिडेंट दैट अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट्स द स्पेस क्राफ्ट डिडंट कंटेन एनी लिविंग बींग्स, सो दे ओनली हैड इंस्ट्रूमेंट्स। तो नंबर वन जो है डिफेंस इंचार्ज है वो प्रेसिडेंट को बता रहा है कि जो रिपोर्ट्स उनके पास हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है, रादर इट हैड ओनली इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डिड नंबर वन एंड नंबर टू सजेस्ट शुड बी डन अबाउट द एलियन स्पेस क्राफ्ट। अब एलियन क्या है, कुछ स्ट्रेंज सी चीज़, कोई ऐसी स्ट्रेंज सी चीज़ जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसको हम जानते नहीं हैं, ठीक है, और जो कि फॉरेन लैंड को बिलोंग करती है, जो हमारी लैंड को बिलोंग नहीं करती। तो जैसे कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का कोई बीइंग आता है तो उस दूसरे प्लैनेट को बिलोंग करने वाली चीज़ वो हमारे लिए एलियन है, ठीक है। सो नंबर वन वॉज द इंचार्ज ऑफ डिफेंस। He suggested that they should wait till the craft landed on the surface. अब नंबर वन क्या सुजेस्ट करता है, वो जो इंचार्ज है डिफेंस का वो ये सुजेस्ट करता है कि उन लोगों को वेट करनी चाहिए टिल द क्राफ्ट लैंडेड ऑन द सरफेस, कि जब तक ये स्पेस क्राफ्ट जो है सरफेस पे उनके प्लैनेट के सरफेस पर लैंड नहीं करता तब तक उन्हें वेट करनी चाहिए, एंड उससे पहले उन्हें कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। देन दे कुड ईजीली मेक इट इनफेक्टिव, और जब वो लैंड कर जाएगा वहाँ पर तब वो उसको ईजीली इनफेक्टिव कर सकते हैं। सो नंबर टू सजेस्टेड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। अब नंबर टू जो था उसने क्या सजेस्ट किया, उसने अपना व्यू ये दिया कि उन्हें पैसिवली ऑब्जर्व करना चाहिए, उन्हें कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए एंड कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, जस्ट दे हैव टू बिकम ऑब्जर्वर। बट उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रही हैं, कि क्या हो रहा है। He said that they didn't know anything about the power and the intention of the senders of the spacecraft. अब उसने कहा नंबर टू ने कि हमें कुछ भी नहीं पता कि जिन्होंने ये स्पेसक्राफ्ट भेजा है ना तो उनके इरादे पता हैं और ना ही उनकी पावर का कुछ भी अंदाज़ा है। सो दस दे शुड नॉट रिवील देयर एग्जिस्टेंस, तो इसीलिए उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस को रिवील नहीं करना चाहिए, यही शो करना चाहिए कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डू यू थिंक द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू डू। अब आपको क्या लगता है कि जो मैकेनिकल हैंड था जो स्पेसक्राफ्ट से निकला था, व्हाट इट वाज ट्राइंग टू डू, ये क्या करने की कोशिश कर रहा था। सो द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट टू चेक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ देयर। अब जो मैकेनिकल हैंड था इट वाज ट्राइंग टू कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ सॉइल, वो मिट्टी का सैंपल लेना चाह रहा था जो कि मार्स पे आया था, मार्स पे लैंड किया था स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह पे, तो वहाँ से मिट्टी का सैंपल लेना चाह रहा था इसलिए कि वो चेक कर सके कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं, कि वहाँ पर सरवाइव किया जा सकता है या फिर नहीं। सो टिल्लू प्रेस्ड द रेड बटन एंड द डैमेज वॉज डन। वॉट वॉज द डैमेज। अब टिल्लू से बाय चांस ही रेड कलर का जो बटन था वो प्रेस हो गया उस टीवी स्क्रीन को जो कंट्रोल कर रहा था। सो द डैमेज वॉज डन। सो इट इज़ सेड इन द टेक्स्ट कि डैमेज हो गया, क्या डैमेज हो गया, कैसे डैमेज हो गया, एंड व्हाट वाज द डैमेज। सो वी हैव टू टेल व्हाट वाज द डैमेज आफ्टर प्रेसिंग द रेड बटन. So by pressing the red button, Tillu made the mechanical hand from the spacecraft cease to work.
जब टिल्लू ने ये रेड कलर का बटन जो था टीवी स्क्रीन के पास लगा हुआ बहुत अट्रैक्टिव सा बटन, तो इसने जब टिल्लू ने ऐसे ही प्रेस कर दिया इसको, तो डैमेज ये हुआ कि जो मैकेनिकल हैंड था सर, जो स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलकर मिट्टी का सैंपल ले रहा था, इट स्टॉप्ड टू वर्क, सीज टू वर्क, दैट मीन्स इट स्टॉप्ड टू वर्क, वो हिलना जुलना बंद हो गया, वहीं पर अटक गया. So this was the damage that is told about in this chapter. So next question is there, where had the spacecraft come from? अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्पेसक्राफ्ट कहाँ से आया था. So spacecraft had come from the earth. It was sent by NASA. And NASA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो ये जो स्पेसक्राफ्ट था ये अर्थ से आया था. कहाँ पर आया था? मंगल ग्रह पर, मार्स पर. एंड हु हैड सेंड इट? इट वॉज सेंट बाय नासा. नासा ने इसको सेंड किया था मंगल से सॉइल का सैंपल लेने के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच प्लानट डू टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव? किस प्लानट पर टिल्लू और उसके पेरेंट्स जो हैं वो रहते हैं? सो इन द स्टोरी इट इज़ टोल्ड दैट टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव ऑन मार्स. टिल्लू और उसके पेरेंट्स मार्स पर रहते हैं. बट अदरवाइज जो सॉइल है उसका जब सैंपल कलेक्ट किया गया था तो वहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लाइफ की, ऐसा पाया गया. सो इट इज़ एन इमेजिनरी स्टोरी कि जो हमारे राइटर ने इसको एक इमेजिनेशन का रूप दे दिया है कि मंगल ग्रह पर अंडरग्राउंड में लोग रहते थे. ठीक है, उसने एक स्टोरी क्रिएट कर दिया राइटर ने. बट एक्चुअल में जो है ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक्चुअल में गए थे मार्स पर और वहाँ पर सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया गया एंड इट वाज फाउंड कि वहाँ पर लाइफ की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. सो विद दिस वी हैव completed our question answers. So I hope you have understood it well. Thank you. Have a nice day.